हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप अरोड़ा। हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पर संदीप अरोड़ा में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कैसे आप सब? आज हम बात करेंगे कि जो हमारे ट्रेड साइकिल्स हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ट्रेड साइकिल के बारे में अब से पहले वाली वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया है कि ट्रेड साइकिल क्या है, उसके फेजेस क्या है, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे और विल्सन की थ्योरी ट्रेड साइकिल की, हिग्स की थ्योरी ट्रेड साइकिल की, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में जान ली हैं और जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो ट्रेड साइकिल्स हैं, व्यापार चक्कर हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यापार चक्रों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो बेसिक सा आपने ध्यान रखना है बच्चों कि व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वैसे तो बहुत सारे हैं। मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं वो मेन हमारे 3 मेजर्स हैं जो हमारे ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। सेकंड है फिस्कल पॉलिसी। सेकंड कौन सा है? फिस्कल पॉलिसी। और थर्ड इन्होंने बताया डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल भी किया जा सकता है किसको? हमारे जो ट्रेड साइकिल्स हैं उनको, व्यापार चक्रों को। यानी मौद्रिक नीति के माध्यम से भी हम व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं, राजकोषीय नीति के माध्यम से भी कर सकते हैं, और थर्ड आता है डायरेक्ट कंट्रोल यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण भी हम हमारे व्यापार चक्रों के ऊपर रख सकते हैं। तो हम इन तीनों उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार इनकी सहायता से हम व्यापार चक्रों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो व्यापार चक्रों को किस प्रकार नियंत्रित करती है। यानी मौद्रिक नीति हमारे जो व्यापार चक्र हैं, जो फ्लक्चुएशंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर जो आते हैं, उनको किस प्रकार कंट्रोल करती है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति, ध्यान से सुनना है बच्चों आपको, कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा देश की सरकार या देश का केंद्रीय बैंक मनी सप्लाई को, साख को, या जो हम कह सकते हैं जो मुद्रा की लागत यानी ब्याज की दरों को कंट्रोल में करता है, इसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करता है। मनी की सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्रेडिट यानी साख, इन तीनों को कंट्रोल में रखने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति का नाम देते हैं। अब उसी तरह ही हम बात करें कि मौद्रिक नीति को बनाने का काम कौन करता है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि अगर व्यापार चक्रों में हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं और उसको कंट्रोल में करना है। अब लाइक दैट, अगर सिंपल सी बात है, या तो मौद्रिक नीति से हम मनी की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और या कम कर सकते हैं, या इस प्रकार कहें हम, या तो मौद्रिक नीति हम महंगी बना सकते हैं या सस्ती बना सकते हैं। अब सपोज करो कि जो मार्केट के अंदर तेजी है, हम क्या मानते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी है और इन्फ्लेशन है। हम ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है? इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसको दूर करने का काम करना है। तो मौद्रिक नीति जो है वो क्या बनाई जाएगी? महंगी बनाई जाएगी। और मुद्रा नीति के महंगी होने का मतलब क्या है? महंगी होने पर ब्याज की दरें बढ़ा दी जाएगी, जो मनी की सप्लाई है उनको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, साख का संकुचन कर दिया जाएगा। साख का संकुचन यानी जो भी हमारे देश का आरबीआई होता है उसके कंट्रोल में सभी कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं। तो आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों को गाइडलाइन जारी करेगा। गाइडलाइन क्या? जो रेट्स हैं उन रेट्स को बढ़ा देगा। लाइक दैट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी जाएगी, बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, सीआरआर उसको बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर की रेट को बढ़ा दिया जाएगा। सारी रेट को जब बढ़ा दिया जाएगा तो अल्टीमेटली एक तो रेट्स ज्यादा हो गई, दूसरा उनके पास बजट कम बचेगा कमर्शियल बैंकों के पास लोगों को उधार पर देने के लिए। यानी मनी सप्लाई क्या हो गई? कंट्रोल हो गई और वो ज्यादा क्रेडिट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। साख का क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा।
जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम होने से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और फिर वो डिमांड कम करेंगे और डिमांड कम होने से जो इन्फ्लेशन थी वो कंट्रोल में आ जाएगी, प्राइसेस क्या है, गिर जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है, मंदी का समय है, बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें गिरी हुई हैं, तो उस समय क्या किया जाएगा, मौद्रिक नीति को सस्ता बना दिया जाएगा। अब मौद्रिक नीति सस्ती कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्रेडिट का विस्तार कर देंगे, साख का विस्तार कर देंगे। ये कैसे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी और सभी प्रकार की बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और खुले बाजार की क्रियाएं भी इसके अंदर होंगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश का आरबीआई है वो खुद प्रतिभूतियों को खरीदने का काम शुरू कर देगा और जब इस प्रकार का काम होगा तो ज्यादा पैसा लोगों के पास चला जाएगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्रेडिट का विस्तार हो जाएगा, अल्टीमेटली लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और इससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के बढ़ने से जो प्राइसेस गिरे हुए थे, डिफ्लेशन थी मार्केट के अंदर, तो वो डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और रिकवरी होने लगेगी। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति के द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हमारे देश का जो आरबीआई केंद्रीय बैंक है वो व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने का काम मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है सेकंड, फिस्कल पॉलिसी। सेकंड है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। अब जैसे हम माने कि मौद्रिक नीति भी सहयोगी है व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में, लेकिन उतना नहीं है जितना राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है व्यापार चक्रों को कंट्रोल में करने के लिए। अब राजकोषीय नीति में क्या होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये नीति होती है। वो नीति जिसके अंदर सरकार की आय और व्यय को निर्धारित किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति है उसी को ही हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति का नाम देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, राजकोषीय नीति के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में चेंज करके भी वो अपने व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने का काम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी आय और व्यय को कंट्रोल करके ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने का काम करती है। वो किसके माध्यम से, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से। तो इस पॉलिसी में क्या क्या आता है, इनकम, गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेंडिचर और तीसरा हम डेब्ट को भी शामिल कर लेते हैं, सरकार की आय, सरकार का व्यय और सरकार का जो ऋण है, ऋण से संबंधित भी बहुत सारी एक्टिविटी इसी फिस्कल पॉलिसी के अंदर की जाती है। अब जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी है वो किस प्रकार अपना रोल अदा करती है व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए, उसके बारे में हमने जानना है। तो इकोनॉमी के अंदर स्टेबलाइजेशन लेकर आना है, स्थिरता लेकर आनी है, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना है, तो उस समय राजकोषीय नीति बहुत सारे उपाय अपनाती है। वो उपाय कौन कौन से हैं उसके बारे में आपने ध्यान रखना है। एक तो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स यानी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स भी हैं, स्वचालित स्थिरांक है जो अपने आप इस प्रकार का चेंज होता है फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से कि वो व्यापार चक्र अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। सेकंड आता है, सेकंड हम इसके अंदर कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी मेजर्स, लेकिन इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स यानी स्वचालित स्थिरांक वो उपाय होते हैं जो स्वयं अपने आप कार्य करते हैं, जो स्वयं अपने आप कार्य करते हैं, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक अपने आप वर्क होता है और उससे स्टेबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर आ जाती है। ये कहता है ये उपाय एक और तो व्यक्तियों को, कॉरपोरेशंस को, दूसरी ओर सरकार को या सरकार के बीच इनकम और जो मनी का फ्लो है ना उसको चेंज करता है, उसको परिवर्तित करने का काम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के माध्यम से होता रहता है। और ऐसा परिवर्तन अपने आप उचित रूप से चक्रीय विरोधी होता है, चक्रीय विरोधी जो चक्कर आते हैं ना उनका विरोधी होता है, जो चेंजेस इस ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के अंदर होता है। या हम ये कह दें कि जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं वो अपने आप संकट को कम करने वाले होते हैं, अपने आप जो संकट होता है व्यापार चक्रों का उनको अपने आप कम करने वाले
होते हैं। इनको बुल्ट इन स्टेबलाइजर्स भी कहा जाता है। लेकिन ये जो बुल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये दो उपाय करती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स यूज में आ जाते हैं, बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स यूज में आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के अंदर कि पहला क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ये दो काम है। एक तो है प्रगतिशील कर प्रणाली और दूसरा है बेरोजगारी बीमा। ये दो काम जो किए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी में, इससे ऑटोमेटिक जो स्टेबलाइजर्स हैं वो अपने आप काम करते हैं, वो संकट को, व्यापार चक्रों को अपने आप कम करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों आपको कि जो प्रगतिशील कर प्रणाली है वो क्या होती है कि इसके अंदर इनकम के ज्यादा होने पर टैक्स की रेट ज्यादा, और अगर इनकम कम तो टैक्स की रेट भी कम। अब क्या होता है, तेजी के समय में, इन्फ्लेशन के समय में, या हम तेजी के समय में कहें कि सारे लोग जैसे जैसे इनकम उनकी बढ़ने लगती है, जब इनकम बढ़ने लगती है तो उनके ऊपर टैक्स की रेट भी बढ़ जाती है। अब टैक्स की रेट जब उनके ऊपर बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम उनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक साइड उनकी इनकम बढ़ी थी, दूसरी साइड टैक्स की रेट बढ़ गई, उससे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनकी क्या हो गई? कम हो गई। अब डिस्पोजेबल इनकम के कम होने पर डिमांड क्या है? कम हो जाती है, और डिमांड कम होती है तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड है, अगर मंदी के दिन है, वो लोगों की इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है, और लोगों की इनकम कम होने से टैक्स की रेट भी कम हो जाती है, और टैक्स की रेट कम होने से डिस्पोजेबल इनकम उतना कम नहीं हो पाती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, बढ़ जाती है, पहले के मुकाबले ज्यादा कम नहीं होती, क्योंकि टैक्स की रेट कम है तो डिस्पोजेबल इनकम है, तो फिर वो लोग डिमांड भी करते हैं, और डिमांड करते हैं तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो डिफ्लेशन है, प्राइस का गिरना है, वो नहीं हो पाता है, वो प्राइस कंट्रोल में रहते हैं। तो इस प्रकार मंदी के दिनों में और तेजी के दिनों में जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है बहुत बड़ा रोल अदा करता है प्राइस को स्टेबल रखने में, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लेकर आने में। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बेरोजगारी बीमा। अब क्या होता है, तेजी के दिनों में, तेजी का समय है, उस समय जो बेरोजगार लोग हैं वो बीमा करवाया होता है उन्होंने, और बेरोजगार का जो बीमा होता है उनकी रकम ज्यादा जमा होती है। वैसे तेजी के समय में लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन बीमा तो उन्होंने करवाया है, तो बीमे की रकम गवर्नमेंट के पास इकट्ठी होती रहती है। उससे क्या होता है कि वो जो सिस्टम के अंदर एक जो रकम उनसे बेरोजगारों से निकलकर गवर्नमेंट के पास जा रही, गवर्नमेंट का बजट बढ़ रहा है और उसी बजट को गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर देगी और इसी प्रकार का काम करेगी, तो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी रहेगी। अब दूसरी साइड हम बात करें कि मंदी के समय में जो उतना भुगतान करना पड़ता है जो पहले रकम इकट्ठा हुई थी तेजी के समय में, क्योंकि तेजी के समय में लोग बेरोजगार नहीं थे लेकिन बेरोजगारी बीमा उन्होंने करवा रखा था। लोग जो सरकार के पास रकम इकट्ठी होती जा रही थी और उस रकम जब वो इकट्ठी हुई, जब मंदी के दिन आए तो उस समय सरकार क्या करेगी, जो रकम तेजी के समय में उसके पास इकट्ठी हुई थी उसका यूज वो बेरोजगारों को क्लेम करेगी। बेरोजगारों को क्लेम क्या, बेरोजगारों को उनका पेमेंट करेगी। जो बेरोजगार हैं उनको उस समय वो रकम वापस पे करना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा, बेरोजगारों को कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, वो डिमांड करेंगे और कीमतें ज्यादा कम नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज भी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। ये है बेरोजगारी बीमा। इसके माध्यम से भी जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो स्टेबलाइजेशन है ना वो बना रहता है, ये भी ऑटोमेटिक काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये दो थे हमारे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। क्लियर हुआ? तीसरा उपाय मैंने आपको बताया, इसी के अंदर सेकंड हम कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी मेजर्स। पहला क्या था, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, फिस्कल पॉलिसी का काम। सेकंड है डिस्क्रिशनरी मेजर्स, विवेकपूर्ण उपाय, यानी जो रेशनल मेजर्स हो सकते हैं उसके माध्यम से भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर चेंज होता है और उससे भी हम व्यापार चक्रों को कंट्रोल
कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है विवेकपूर्ण जो नीति है फिस्कल पॉलिसी की, उसके अंदर 3 मुख्य उपाय हो सकते हैं। 3 मेन टूल होते हैं। एक होता है टैक्स, एक क्या होता है टैक्स, दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है पब्लिक डेब्ट। ये 3 मेन टूल माने जाते हैं फिस्कल पॉलिसी के। अब डिस्क्रिशनरी मेजर्स के अंदर इन तीनों के अंदर एक प्रकार का चेंज किया जाता है, उससे भी हम हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रख सकते हैं, आर्थिक स्थिरीकरण रख सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम बात करें कि जो पहले प्रकार का है, पहला उपाय क्या है, टैक्स को कांस्टेंट रख लिया, टैक्स की रेट को क्या रख दिया, कांस्टेंट। टैक्स रेट क्या है, कांस्टेंट है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर में वो चेंज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इससे क्या है, मंदी कंट्रोल में आ सकती है। टैक्स को नहीं बढ़ाया, टैक्स रेट को नहीं बढ़ाया, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो उससे मंदी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि टैक्स की रेट में चेंज कर दिया, टैक्स की रेट में चेंज किया जा रहा है, बट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल में है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस उपाय से क्या किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मंदी को कंट्रोल इसके माध्यम से, और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो तीसरा है टैक्स में भी चेंज करना और पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी चेंज करना। तो उस तरीके से क्या हो सकता है, एक एडजस्टमेंट स्थापित करके भी एक साइड टैक्स की रेट को चेंज करते रहे, दूसरी साइड पब्लिक एक्सपेंडिचर को चेंज करते रहे, और उनके बीच में एक एडजस्टमेंट स्थापित कर दें। उससे भी हम पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लेकर आ सकते हैं। क्लियर हुआ? ये थे डिस्क्रिशनरी मेजर्स जिसके बारे में हमने जाना। ये थी फिस्कल पॉलिसी के उपाय जिसके माध्यम से व्यापार चक्रों को नियंत्रित किया जा सकता है और आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है। तीसरा आता है डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल्स, प्रत्यक्ष नियंत्रण भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से भी जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लेकर आ सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहला कहता है प्राइस कंट्रोल। सबसे पहला कहता है प्राइस कंट्रोल किया जाए। प्राइस कंट्रोल डायरेक्टली जब हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन है या तेजी है, उसमें प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाए। अब प्राइस कंट्रोल कैसे होगा? डायरेक्ट जो भी किसी भी गुड्स है, चाहे कोई भी गुड्स है, उनके अंदर जो कंपल्सरी गुड्स है, ज्यादातर जो नेसेसरी गुड्स हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों को निर्धारित कर दिया है। किसने? गवर्नमेंट ने। वो भी किससे? स्पॉट प्राइस से। स्पॉट प्राइस, या इसको हम मिनिमम स्पॉट प्राइस भी बोल सकते हैं। मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन कीमत किसी भी गुड्स का निर्धारित कर दिया कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उससे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये ज्यादातर किसानों के लिए किया जा सकता है। अब मंदी के समय में जब प्राइस बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस होते हैं, तो उस समय इसको निर्धारित कर देते हैं ताकि ज्यादा प्राइस ना गिरे और किसानों को उनकी जो कॉस्ट है उसका पूरा और प्रॉफिट का पूरा पार्ट उनको मिले और वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते रहें। दूसरा आता है क्वालिटी कंट्रोल। सेकंड आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण। अब इसके अंदर क्या होता है गुणवत्ता नियंत्रण के अंदर? कहता है इसके अंदर जो फेयर प्राइस शॉप है, या हम कहते हैं डिपो होल्डर है, कोटा है जो, उसके माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा जो वस्तुओं का वितरण है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कम दामों पर, कम प्राइस पर लोगों को करवाया जाए। उससे क्या होगा? जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसका ज्यादा प्रभाव गरीब लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोटा के माध्यम से, डिपो होल्डर के माध्यम से, फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उनको उचित मूल्य पर वस्तुएं सरकार के द्वारा जब डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाएंगी, तो महंगी दामों पर वस्तुओं को उनको खरीदना नहीं पड़ेगा। उससे भी उनके ऊपर पड़ने वाले इन्फ्लेशन के प्रभाव को रोका जा सकता है। तो ये भी इसका नियंत्रण हो सकता है। उसके बाद आता है वेज कंट्रोल। थर्ड है वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल, मजदूरी नियंत्रण। अब इसका क्या है कि जब इन्फ्लेशन है चाहे डिफ्लेशन है, उस समय मजदूरी को क्या रखा जाए? कंट्रोल में रखा जाए। मजदूरी की दर को ना बढ़ने दे ना कम होने दे, उनको क्या रखें? कंट्रोल में रखें।
तो भी हम उस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल थे, इसके माध्यम से व्यापार चक्रों को नियंत्रित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, ये जो हमारा ट्रेड साइकिल का जो चैप्टर था आपका, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी ट्रेड साइकिल के और पार्ट हैं उनकी जो वीडियो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन टॉपिक को स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।